नमस्कार। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, किसी भी देश के किसी भी राजनीतिक दल की सफलता इस बार से प्रदर्शित होती है कि वो अपने देश की आंतरिक सुरक्षा पे कितना ध्यान दे पाती है और विदेशी अतिक्रमण से अपने देश को कितना ज्यादा बचा लेती है। ये किसी भी सरकार की सफलता है। बल्कि आर्थिक मुद्दों को छोड़ दें, सामाजिक मुद्दों को फिलहाल छोड़ दें, तो आंतरिक सुरक्षा और विरोधी जो आपके दुश्मन देश हैं उनके द्वारा आपके देश के अंदर घुसपैठ को रोकना किसकी सरकार की सफलता असफलता का द्योतक है। भारतवर्ष चारों तरफ से दुश्मन देशों से घिरा हुआ है। एक तरफ हमारे पाकिस्तान बैठा हुआ है, एक तरफ हमारा चीन बैठा हुआ है। दोनों ऐसे देश हैं जो कि मौका ढूंढते हैं कि भारत को अस्थिर करने का, भारत को कमजोर करने का, भारत के अंदर घुसपैठ करने का और भारत के अंदर दंगे फसाद करने का और आतंकवादी घटनाओं को घटित कराने का। ये दोनों देश कोशिश करते हैं। चीन हमारे देश के अंदर अतिक्रमण करता है, हमारे सैनिकों को बार बार शहादत की ओर ढकेलता है, घुसपैठिए भेजता है, अपने गांव बसा लेता है। हमारे देश के अंदर स्थित चारागाहों को उनके चीनी सैनिक आके कब्जा कर लेते हैं। ये तो हमारे लद्दाख एरिया में, नॉर्थ ईस्ट एरिया में चीन करता चला रहा है। बाकी वहां के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वहां के लोग कहते हैं किस प्रकार से उन्होंने अपनी छावनियां बना ली हैं, किस प्रकार से हमारे चारागाहों पे कब्जा कर लिया और हमारे देश के जो किसान हैं और भेड़ पालक हैं उनको चारागाह में जाने की अनुमति चीनी सैनिक नहीं देते। लेकिन चलिए, सरकार कहती है कि ऐसा कोई अतिक्रमण ना हुआ, न कोई आया, न कोई घुसा है, न कोई घुसा हुआ है। चलिए, सरकार की बात का विश्वास करते हैं। पाकिस्तान जो दूसरा दुष्ट राष्ट्र हमारे बगल में बैठा है, पिछले 50 साल से 60 साल से इसने हमेशा हमारे देश को परेशान करने की कोशिश की। सन 65 का युद्ध हुआ और पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। सन 71 में जब इन्होंने ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को परेशान किया, वेस्ट पाकिस्तान के लोगों ने तो इंदिरा जी उस समय देश की प्रधानमंत्री थी। सन 71 के अंदर उन्होंने मुक्ति वाहिनी, जो शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में मुक्ति वाहिनी ने युद्ध किया था, जिनकी बेटी आज बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, इंदिरा जी ने उनका साथ दिया। अमेरिका के सारे विरोध के बावजूद साथ दिया और पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। एक बांग्लादेश हो गया और एक पाकिस्तान है जो आज बचा हुआ है। लेकिन पाकिस्तान ने हमारे देश को अस्थिर करने के लिए भी कभी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। हमारे देश के जो शासक हैं, जो अपने को प्रधान सेवक कहते हैं, पिछले 10 साल से वो हमेशा ये कहते आए कि हमने घुसपैठ को रोक दिया और हमने देश की आंतरिक स्थिति को, सुरक्षा व्यवस्था को बड़ा मजबूत कर दिया। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना, शायद वो ये समझते हैं कि गरीब लोगों की झुग्गियों पे बुलडोजर चला दिया, सुबह नोटिस दिया और शाम को उन्हें तोड़ दिया, और बड़े पूंजीपति और बड़े पैसे वाले लोग जो अवैध निर्माण कराते हैं, बड़ी बड़ी कॉलोनीज बसा लेते हैं, और जितने बड़े बड़े लोगों की अगर आप कोठियों को देखेंगे उसमें 99% लोगों ने वहां के नियमों का, कानून का उल्लंघन किया है। लेकिन बुलडोजर उनकी कोठियों तक नहीं पहुंचता, लेकिन गरीब लोगों की झुग्गी झोपड़ी और छोटी छोटी दुकानों में तोड़ने में वो कानून जो है 24 घंटे के अंदर सक्रिय कर देते हैं। और इसको ये कानून व्यवस्था कहते हैं, बुलडोजर राज कहते हैं, इसको ठोको राज कहते हैं। अब आप देखिए, देश की आंतरिक सुरक्षा कितनी सुरक्षित हाथों में है और देश के गृह मंत्रालय कितना अच्छी तरह से काम कर रहा है। इसको जरा ध्यान से देखिए। मणिपुर के अंदर 13 महीने से गृह युद्ध की स्थिति, एक समुदाय दूसरे समुदाय का अपमान करने में, मारने में, उन्हें उनकी पूरी की पूरी बस्तियों को जला देने में दोनों समुदाय पीछे एक दूसरे से नहीं। लेकिन देश का गृह मंत्रालय इतना ज्यादा सक्षम है कि वहां शांति स्थापित नहीं करा पा रहा है। बार बार वहां जाता है, वहां शांति बैठक कराता है, इमरजेंसी मीटिंग्स बुलाता है, लेकिन शांति स्थापित नहीं कर पा रहा है। 13 महीने का टाइम हो गया है, अपने देश के एक सीमावर्ती राज्य में शांति स्थापित नहीं हो पा रही। लेकिन एक दावा किया जा रहा है कि देश की
जो आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था है बहुत मजबूत है, क्योंकि गरीबों के झोपड़ी और उनके मकानों को बुलडोजर तोड़ देता है। अब यह भी सूचना प्राप्त हुई है, राम जन्मभूमि अयोध्या के अंदर जिसकी प्राण प्रतिष्ठा अभी 6 महीने पहले हुई है, और जो सारे सनातनी हिंदुओं के लिए और हिंदुओं के लिए एक पूज्य स्थल है, वहां पे राम जन्मभूमि की सुरक्षा व्यवस्था में तैनात जवान की गोली मार के हत्या कर दी गई। यह है देश की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था, जिसको बड़ा मजबूत बताया जा रहा है। बुलडोजर से गरीबों की बस्तियां और झुग्गियां तोड़कर उसको बड़ा मजबूत बताया जा रहा है। धार्मिक तौर पर वर्गीकरण करके किन्हीं के 40-40, 50-50 साल से पुराने मकानों में जो लोग रह रहे थे, उनके मकानों को तोड़कर ये सुरक्षा व्यवस्था और न्याय व्यवस्था की बात की जा रही है। अयोध्या के अंदर हजारों मकान तोड़ दिए गए, दुकानें तोड़ दी गई, कंपेंसेशन 4-5 लाख रुपए दिया गया और नई दुकानें दे रहे हैं 20 लाख रुपए में। गरीब घर के लोग जिन्होंने सालों साल वहां पे दुकानें चला के अपना जीवन यापन किया था, अब ये पैसा कहां से लाएं, दुकान कहां से खरीदें। लेकिन ये प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था अच्छे होने का दावा किया जा रहा है, गरीबों को उजाड़ के और वहां बड़े बड़े पूंजीपतियों की दुकान और होटल बना के। अयोध्या में जैसे मैंने आपको बताया, जवान का दिन दहाड़े इस प्रकार से हत्या होना, जो हमारी सुरक्षा के लिए तैनात था, अगर वो खुद सुरक्षित नहीं है तो प्रदेश की और देश की सुरक्षा व्यवस्था कितनी सुरक्षित हाथों में है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। पिछले 5 दिन के अंदर आपने देखा किस प्रकार से पहले तो कश्मीर के अंदर आतंकवादी घटनाएं होती थी, कहा गया था धारा 370 हट जाएगी, उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर के अंदर आप जाके प्लॉट खरीद सकेंगे, और सुरक्षा व्यवस्था इतनी अच्छी हो गई है कि आज 4 साल बीत गए, अभी वहां विधानसभा चुनाव कराने की हिम्मत केंद्र सरकार या चुनाव आयोग नहीं जुटा पा रहा है। अगर 370 हटने के बाद वहां पे सुरक्षा व्यवस्था इतनी बढ़िया हो गई है, ढेले और पत्थर चलने बंद हो गए हैं, तो 4 साल के बाद भी विधानसभा चुनाव न हो पाने का कारण क्या है, ये सरकार को बताना चाहिए, गृह मंत्रालय को बताना चाहिए। लोकसभा के अंदर चुनाव हुए, इसका माने चुनाव वहां हो सकते हैं, और चुनाव के अंदर वहां की जनता ने स्पष्ट अपना मत बता दिया कि जिस प्रकार से आपने जम्मू एंड कश्मीर को डील किया है, वो आपका डील करने का तरीका अच्छा नहीं था, और उसके खिलाफ उन्होंने वहां पे वोट दिया। लेकिन वहां पे पहले तो कश्मीर के अंदर गोली वर्षा होती थी, आतंकवादी घटनाएं होती थी। अब पिछले 10 दिन के अंदर कितनी घटनाएं हो गई, जितने जो श्रद्धालु बस से ट्रेवल कर रहे थे उनकी गोली मार के हत्या कर दी गई, और सैनिक छावनियों पे आक्रमण हुआ और हमारे जवानों की शहादत हुई। इसको ये लोग कहते हैं कि देश की आंतरिक सुरक्षा बहुत सुरक्षित है और हमने बुलडोजर राज लाके देश में शांति स्थापित कर दी। एक मणिपुर का उदाहरण, एक अयोध्या के अंदर राम जन्मभूमि का उदाहरण, और ये जम्मू एंड कश्मीर का उदाहरण। 370 धारा हटाने के बाद, नोटबंदी करने के बाद, नोटबंदी करते समय कहा गया था कि हमने नोटबंदी करके आतंकवादियों की कमर तोड़ दी गई। आज ये कमर टूटना दिख रहा है, जहां हर दिन एक न एक आतंकवादी घटना हो रही है, और आज तक हमको ये नहीं पता चला कि आज से 5.5 साल पहले पुलवामा के अंदर जो आरडीएक्स आया था और जीप के अंदर घूमा था, और जैसे उस समय के राज्यपाल सतपाल मलिक जी ने बताया था कि वो जीप आरडीएक्स लेके घूमती रही, उसको इंटरसेप्ट नहीं किया। हमारे जवानों ने दिल्ली आने के लिए प्लेन की मांग की थी, वो नहीं दी गई, और उसके बाद आतंकवादी ने जीप के अंदर जो उस आरडीएक्स को लेके घूम रहा था, बिना किसी इंटरसेप्शन के सीधे जाके जवानों की जो वो थी कॉन्वॉय था, उसके अंदर एक ट्रक को उड़ा दिया, और शत विक्षत हमारे जवानों की शहादत हो गई। और ये लोग कहते हैं देश की आंतरिक सुरक्षा बड़े सुरक्षित हाथों में। एक व्यक्ति होता था जिसका नाम आपने सुना होगा, किरण भाई पटेल, जो अहमदाबाद में जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज थी, वो कश्मीर के सेंसिटिव एरियाज में Z+ सिक्योरिटी लेके महीनों घूमा। लाल चौक में उसने फोटो खिंचाई, कॉन्वॉय पुलिस आर्म्ड फोर्सेस के साथ घूमा,
वहां की मिलिट्री और सीनियर ऑफिसर्स के साथ उसने मीटिंग की, 5 स्टार होटलों में रहा, सीमावर्ती इलाकों में घूमा, वहां के प्रशासनिक अधिकारियों से उसने मीटिंग की और वहां की एक एक जानकारी उसने प्राप्त की। आज तक हम लोगों को यह नहीं पता चला कि उस किरण भाई पटेल को Z+ सिक्योरिटी किसकी संस्तुति में मिली थी, या बिना संस्तुति के वहां के पुलिस ने उसको Z+ सिक्योरिटी दे दी थी, या किसी गृह मंत्रालय के किसी ऐसे व्यक्ति ने, अधिकारी ने वो संस्तुति की थी जिसको बाद में छिपा लिया गया। क्योंकि अगर इसका रहस्योद्घाटन होता कि एक ऐसा आदमी जो अपराधी था, एक नकली आई कार्ड बना के Z+ सिक्योरिटी लेके कश्मीर के इतने सेंसिटिव एरियाज में कैसे घूमा, इसका मतलब क्या ऐसा था कि पुलवामा जैसा दूसरा कांड कश्मीर के अंदर, कश्मीर को दहलाने के लिए रचा जाने वाला था और हमारे वीर जवानों की जान असुरक्षित थी? क्या ऐसा था? लेकिन आज तक इतने महीने बीत जाने के बावजूद आज तक ये नहीं पता चला कि कश्मीर के अंदर, पुलवामा के अंदर जो RDX आया था, जिसने हमारे जवानों की शहादत ली थी, वो कैसे आया था, किसकी गलती थी, कौन दोषी था और किसको दंड मिला? ना कोई इंक्वायरी कमेटी बैठी, ना कुछ पता चला, ना किसी को दंड मिला। तो आज तक ये नहीं पता चला। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश की आंतरिक सुरक्षा कितने सुरक्षित हाथों में है, और जो दावा किया जाता है कि हमने कानून व्यवस्था को ठीक कर दिया, वो कितनी सुरक्षित है। अभी कुछ दिन पहले ही उड़ीसा के अंदर सरकार बनी है, कुछ ही दिन हुए हैं, और 3-4 दिन के अंदर बालासोर के अंदर हिंदू मुसलमान राइट शुरू हो गए। वहां पे किस प्रकार से व्हाट्सएप के माध्यम से, किस प्रकार से सूचना तंत्र के माध्यम से, किस प्रकार से उत्तेजना फैलाकर देश के भाई भाई को लड़ाने का प्रयास हुआ है, समाज के दो वर्गों को जो दोनों हिंदुस्तानी हैं उनको लड़ाने का प्रयास हुआ है। उससे लग रहा है कि उड़ीसा के अंदर जो पोलराइजेशन बाकी मणिपुर में जिस प्रकार से गृह युद्ध की स्थिति पैदा करा दी, आज वो उड़ीसा के अंदर कराने का प्रयास चालू हो गया। इसके बाद छत्तीसगढ़ वर्षों से बहुत शांतिप्रिय प्रदेश था। वहां पे एक बहुत बड़ा समाज है जो सतनामी समाज है। सतनामी समाज के साथ जिस प्रकार का व्यवहार हुआ, उनको उत्तेजना में लाया गया, उनको उत्तेजित किया गया, और जिस प्रकार की घटना कुछ दिन पहले छत्तीसगढ़ के अंदर हुई, जहां पे दुकानों को जलाया गया, शांति पैदा की गई, तो इसका माने अशांति का केंद्र अब छत्तीसगढ़ को भी बनाने का प्रयास हो रहा है। और उसके बाद कहा जा रहा है कि हमने देश की सुरक्षा व्यवस्था, आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को बहुत मजबूत कर दिया है, क्योंकि गरीब लोगों के बुलडोजर से मकान और झोपड़ियां तोड़कर, इसकी वीडियोग्राफी करके, उसको प्रचारित प्रसारित करके, और बड़ी कोठियों को और बड़े इलीगल कंस्ट्रक्शन को बनाने वालों के साथ शाम को बैठ के खाना और दारू पीने वाले गरीबों के ऊपर अत्याचार को अच्छी कानून व्यवस्था की संज्ञा देते हैं। जिस प्रकार से ये घुसपैठिए हमारे देश के अंदर घुस रहे हैं, और ये जब बांग्लादेश की सीमा से, जब ये म्यांमार की सीमा से, जब ये चीन की सीमा से, ये पाकिस्तान की सीमा से हमारे देश के अंदर घुस रहे हैं, तो आखिर इसका दोष हम किसको दें? ये किसका कर्तव्य है कि विदेशी घुसपैठिए और रोहिंग्या हमारे देश के अंदर न घुसें? क्या इसका दोष हम पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी को दें, या उस सरकार को दें जो पिछले 10 साल से सत्ता में बैठी है, और पिछले 27 साल में 17 साल जिसकी सत्ता में है, उसके बाद अगर देश के अंदर घुसपैठिए घुस जाते हैं, देश के अंदर आतंकवादी घटनाएं करते हैं, हमारे देश के जवानों की शहादत कराते हैं, हमारे देश के निरीह लोगों की हत्या करते हैं, तो इसको क्या देश की आंतरिक सुरक्षा और हमारी सीमाओं की सुरक्षा को उचित माना जा सकता है? क्या इसको यह माना जा सकता है कि बुलडोजर राज से जो एक दिखाया गया है कि बड़ी स्ट्रांग सरकार है, लेकिन अगर इस प्रकार से आतंकवादी हमारे देश के अंदर आतंकवादी घटनाएं करते रहेंगे, अगर मणिपुर को शांत नहीं किया जा सकेगा, दो समुदायों को आपस में बिठाकर बातचीत करके शांत नहीं किया जा सकेगा, अगर इस प्रकार की घटनाएं पूरे देश के अंदर हिंदू मुसलमान नैरेटिव फैला के, समाज को तोड़कर, अशांति पैदा करके और नफरत को फैला के देश को तोड़ने का प्रयास होगा, और ये उनके द्वारा होगा जिनका कर्तव्य है इसको कंट्रोल करना और इसको नियंत्रण करना, तो क्या इसको कानून व्यवस्था का बेहतरी मानने का कोई कारण बनता है? मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई कारण बनता है। मुझे लगता है कि आज के तारीख में
जिस प्रकार की ये घटनाएं घट रही हैं, जो मैंने आपको वर्णित किया, रोज आप देख रहे हैं, उससे लगता है कि देश के बड़े बड़े लोगों का जीवन सुरक्षित नहीं है, तो आम जन का जीवन क्या सुरक्षित होगा। गुंडे बदमाशों पे कोई नियंत्रण नहीं है। गुंडे बदमाश जिसको मन आता है पीट देते हैं, जिसको मन आता है धमका देते हैं कि लीगल कंस्ट्रक्शन और ये जो एनक्रोचमेंट्स हैं इसके खिलाफ आप बोलेंगे तो आपकी पिटाई होगी। इस तरह से ये जैसे माहौल ऐसा बन गया है, दबंगाई का माहौल बन गया है, एक आतंक का माहौल बन गया है। तो देश के गृह मंत्रालय को और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से मेरा निवेदन है कि इस प्रकार के जो दबंग लोग हैं, जो गुंडे लोग हैं, जो बदमाश लोग हैं, इन पे नियंत्रण करने की आवश्यकता है। और जो शरीफ लोग हैं, जो शांति से रहना चाहते हैं, जो संविधान की मर्यादाओं के भीतर रहना चाहते हैं, उनकी सुरक्षा करना पुलिस का काम है, पैरामिलिट्री फोर्स का काम है और गृह मंत्रालय का काम है। गुंडे बदमाशों का संरक्षण नहीं किया जाना चाहिए सत्ता से, वरना एक तो वैसे ही ये बदमाश हैं और दूसरा इन्हें संरक्षण मिलेगा तो ये गरीब, निरीह और शरीफ जनता को परेशान करेंगे। तो इसलिए आज मुझे लगता है कि देश की जो आंतरिक स्थिति है और जिस प्रकार की घृणा का वातावरण है, उसको रोककर एक मोहब्बत की एक नदी बनाने की आवश्यकता है, आपसी मेलजोल बढ़ाने की आवश्यकता है। और इस प्रकार से ये जो दबंग प्रवृत्ति के लोग सीधे साधे लोगों को दबाने का प्रयास कर रहे हैं, इन पे नियंत्रण करने की आवश्यकता है। इस विषय पे आपके क्या विचार हैं, मुझे अवगत कराइएगा। फिर आपके जो कमेंट्स आएंगे उसको देख के मैं देखूंगा, निर्णय लूंगा कि जो मैं बोल रहा हूं वेदर इट इज मेकिंग सेंस और नॉट। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।